हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 66 बीपीएससी का एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम लोग 66 बीपीएससी का एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। तो इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस कैसा क्या है, पेपर कैसा आता है, कितने मार्क्स का आता है, पर क्वेश्चन आपको कितना रहता है, कितने वर्ड लिमिट रहती है, कितने पेजेस में लिखना होता है, सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे। और उसका पेपर का एनालिसिस कैसा क्या था, सारी चीजें। ठीक है, कैसे यह आगे वाले पेपर से अलग था, क्यों बीपीएससी का एक शिफ्ट हो रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि कंसेप्चुअल साइड बीपीएससी का शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, मतलब अब जो है वो रटा रटाया ज्ञान जो होता था वो इतना ज्यादा काम आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट है आपका शिफ्ट हो रहा है। तो आइए सर इसको पूरा अपन डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ठीक है, ठीक, सबसे पहले जो आप देखेंगे कि आपका जो पेपर होता है वो आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, आपको 4 सेक्शन दिए होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं आपके। ठीक है, 1, 2, 2B और सेक्शन 3। ठीक है, तो 1, 2B, 2A, 2B और सेक्शन 3, 4 आपके सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन में आपका क्या रहता है सर, 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मतलब सेक्शन 1 में भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन 2 में भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन 3 में भी 4 क्वेश्चन और सेक्शन 4 में भी 4 क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया ना कि आपके पूरे सिलेबस को जो है ना 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे टोटल करके 4 में से आपके 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन टू डू पर सेक्शन 2, मतलब कैसे 1 था तो 1 में से 4 सेक्शन थे सेक्शन 1 में, तो इन 4 में से आपको कोई 2 सेक्शन आपको करने होते हैं। ठीक है, 4 में से कोई 2, मतलब 50% क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो ऐसी सेक्शन 2A 2B। अब सेक्शन 2A 2B में से क्या है ना कि इन दोनों में से आपको कोई एक सेक्शन चूज करना होता है, या तो सेक्शन 2A के 4 में से कोई 2 करिए, या फिर सेक्शन 2B के 4 में से कोई 2 करिए। ठीक है, तो आप 2 सेक्शन, मान लिए 2 क्वेश्चन आप सेक्शन 1 से करते, 2 क्वेश्चन आप सेक्शन 2A से करते और 2 क्वेश्चन आप सेक्शन 3 से करते। तो ऐसे करके टोटल जो पेपर है उसमें आपको 6 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए होल पेपर में आपको 6 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का, 15 to 6 300 आपका हो जाता है। तो टोटल 16 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा। अभी अपन एक फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि मैक्सिमम मार्क्स 300 मार्क्स का होता है, 4 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन है। इन 4 में से हर एक सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 1 और 3 का कंपल्सरी होते हैं। 2A और 2B में आपके पास चॉइस होता है, दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपका पेपर है ना, तो देखिए इसमें से सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 में क्या जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो 3 क्वेश्चन हमेशा आपके थ्योरेटिकल वाले आते हैं, मतलब ऐसे कि एक ही क्वेश्चन में आपको 50 मार्क्स का लिखना है। तो सर ठीक है, तो जब 50 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन में लिखना है ये चीज, फिर ये और जो आपका चौथा क्वेश्चन रहता है ना हर एक सेक्शन में, वो आपका ऐसा आता है जिसमें कि आपको 5 चॉइसेस दी होती है। इन 5 में से आपको 4 कोई करना होता है। ठीक है, राइट शॉर्ट नॉट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए आपको 5 चॉइसेस दिए, 5 में से आपको एक करना है। तो मतलब कि ऐसे ए है तो थ्योरी ऑफ एनिमिज्म इसमें कितने मार्क्स का हो जाएगा, 12.5 का, है ना। तो हर एक ऑप्शन आपका 12.5 का हो जाता है। 12.5 इंटू 4 हो जाता है आपका। ठीक, तो आपका 50 मार्क्स हो जाता है। तो हर एक ऑप्शन 12.5 वाला होता है। ठीक, अब आपका आता है कि सर आंसर लिखना कैसे क्या होता है, कितने वर्ड्स और कैसी चीज। देखिए अगर आपका ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर ये आपका पूरा 50 मार्क्स का अकेला एक क्वेश्चन है, तो अगर ये पूरा अकेला आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर इसमें आपको कैसा लिखना रहेगा कि मैक्सिमम आप कितना लिखेंगे। देखिए 2 मिनट कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, 50 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप 50 मार्क्स के आंसर की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी में मैक्सिमम जाता है आपका 20 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ पे 10, 15, 20 वैसा वाला रहता है। तो जो 20 पेजेस में अगर हम वहां बोलते हैं वहां पे हम 4 वर्ड पेजेस लिखते हैं। यहाँ पे आपको सर 50 मार्क्स में 7 to 8 पेजेस का आपका आंसर वो रहता है। आप इतना 7 to 8 पेजेस भर सकते हैं। सॉरी 7 to 8 पेजेस है, कोशिश करेगा 7.5 to 8। इसमें आप बीच में डायग्राम वायग्राम बना के बाकायदा अपनी स्पेस वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब मान के चलिए तो 700 to 800 वर्ड्स, या मतलब 600 to 800 के बीच में अच्छा खासा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा पेजेस के हिसाब से जाइए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी वर्ड्स के हिसाब से आप लिख के आ रहे हैं, आप बोल रहे मैं तो 900 वर्ड्स का लिख के आया था, मेरे को मार्क्स मिले। रीजन भी कि सर उस थ्योरी के बीच में डायग्राम्स, फिर स्कॉलर्स वगैरह, केस स्टडीज वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है हम एक एकदम अलग वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये वाली सारी चीजें कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है कि 7 to 8 पेजेस, फिर 600 to 800,
ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको फुल ये समझ आएगा कि हर एक का कैसे लिख के आना 50 मार्क्स। अब ये तो हुआ सर इनके लिए जो कि एक 50 मार्क्स वाले में सिंगल क्वेश्चन था, ऐसे व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी या व्हाट इज फील्ड वर्क, तो सब कुछ फील्ड वर्क के बारे में, तो फील्ड वर्क के बारे में आपको सब कुछ लिखना था। इसमें आप 7 to 8 पेजेस भरते, इसमें आप डायग्राम्स वगैरह बढ़िया से बना सकते थे, सनरे डायग्राम टाइप का, टाइप्स ऑफ फील्ड वर्क वगैरह, डिफरेंट स्कॉलर्स के नाम, उनके फील्ड वर्क, टोबलैंड आइलैंड, मेलिनोस्की, ठीक है, ये वेफिनलैंड एक्सपेडिशन, फ्रांस बुआज, हर एक के एग्जाम्पल के साथ इसको बताते हैं। पहला फील्ड वर्क मॉर्गन का जो था इरोक्वाइश इंडियंस, तो ये सारी चीजें आप बताते हैं इसमें, तो बहुत अच्छे से इसमें स्कॉलर्स का नाम, सारी चीजें होती रहती है, तो बहुत इजीली आपका 7 to 8 पेजेस में और 800-900 वर्ड तक का एक बढ़िया सा आंसर बन जाता, ठीक है। अब आते हैं आगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन, फिर जो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले होते हैं ना सर, इसमें आपको 5 में से कोई भी 4 चॉइसेस करनी होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता है कि हर एक जो चॉइस हो 12.5 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो 12.5 मार्क्स के हिसाब से आपको ना, तो इसमें आप मैक्सिमम आप 1.5 to 2 पेजेस, ठीक है, मैक्सिमम आप इतना भर पाएंगे। तो 4 भरेंगे तो 8 पन्ने आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी एक टॉपिक का आपको कम आता होगा, किसी में ज्यादा आता होगा, किसी में 1.5 लिख दे, किसी में 2 लिख दिया, ऐसे करके आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। और इसमें भी वही सा डायग्राम, स्कॉलर्स नेम्स वगैरह सब कुछ लिखेंगे तो बहुत इजीली आपका अच्छा कंटेंट पूरा बन सकता था, ठीक। तो इनको आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। आप सर कौन से क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, देखिए, तो ऐसा आपको बताया 1, 2 और 3 जो था आपका, ये आपका बेसिकली थ्योरी टाइप का था, मतलब कि एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन को आपको 50 मार्क्स में लिखना था। और जो 4th क्वेश्चन होता है आपका हर एक सेक्शन में, वो आपका ऐसा चॉइसेस वाला होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मार्क्स चाहिए तो हमेशा एक क्वेश्चन आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए, 1, 2, 3 में से। रीजन भी कि एक ही क्वेश्चन में आपको 50 मार्क्स का लिखना है, आप कुछ हो सकता है रेलिवेंट कुछ चीजें आप छोड़ दो, इधर उधर इंपॉर्टेंट चीजें कितनी इंपॉर्टेंट लिखोगे, है ना। तो इस हिसाब से इसमें 4 मार्क्स रहते हैं कि आपको 50 में से 25 या 30 मिल जाएंगे मैक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला लिखते हैं ना 4th में, जिसमें चॉइसेस है, और आपने हर एक चॉइस को 1.5 पढ़ने में एकदम सारी इंपॉर्टेंट चीजें, स्कॉलर नेम, फील्ड वर्क, डायग्राम सब कुछ बना दिया, तो इसमें आपको चांस रहेगा कि आपको 12.5 में से 10 भी मिल जाए, मतलब कि देखना आपको 40 मिल सकते हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स आपको मिल सकते हैं आउट ऑफ 50। तो यहाँ पे ये फायदा हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे 30 मिल सकते थे इन क्वेश्चंस में, आपको 30 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 40 मार्क्स मिल सकते हैं 4th वाले क्वेश्चन में। तो इसे जब भी अटेंड करिए कोशिश करिए कि चॉइसेस वाले क्वेश्चन हमेशा अटेंड करें, ठीक है। तो सर हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि भाई पेपर कैसा आता है, पेपर लिखना कैसा क्या है, ठीक है। फिर अब इसका सेक्शन देख लेते हैं, तो हम इतनी देर से सेक्शन की बात करें, तो सर इसमें बेसिकली आपको सेक्शनल चॉइस होती है। एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शन है बीपीएससी में जिसमें कि आपको सेक्शनल चॉइस वो लोग देते हैं। कैसे सेक्शनल चॉइस देते हैं, पूरे सिलेबस को उन्होंने 4 सेक्शन डिवाइड कर दिया, 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और इस सेक्शन 2 में भी 2 चॉइसेस दे दी, सेक्शन 2A या 2B। तो जब आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो आपके पास चॉइस होती है कि या तो आप, मतलब यहाँ पे तो आपको लिखना ही लिखना है, सेक्शन 1 कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन इसमें से लिखने 4 में से, ठीक है, 2 आउट ऑफ 4। फिर सेक्शन 3 आपका कंपलसरी है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने ही करने, जो आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से। अब सेक्शन 2A और 2B में से आपको कोई एक चूज करना होता है। टोटल आपको कितने क्वेश्चन लिख के आने, 6, 4 क्वेश्चन हो गया, अब आपको 2 क्वेश्चन करने। अब या तो आप सेक्शन 2A उठा लीजिए, तो सेक्शन 2A अगर आपने उठाया तो सेक्शन 2A के ही आपको 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेक्शन 2B उठाया तो सेक्शन 2B में से आपको 2 में से 4, तो मतलब सेक्शन 2A और 2B में चॉइस है, कोई भी एक कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है ना कि सर हमारा सिलेबस बहुत कम हो जाता है। आप पूरा थ्योरीज वाला पार्ट छोड़ के जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2A अच्छे से करके जा सकते हैं, या आप 2A छोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जा सकते हैं ना। तो इससे आपका सिलेबस एकदम हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बीपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी लेने का फायदा है, ठीक है। तो सर ये जो सारा डिस्कशन था, सारा एक्सप्लेनेशन था, ये आप मोबिशाला ऐप के प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे। तो सर मोबिशाला ऐप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे कि आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो इस ऐप पे अगर आप सर मेरा कोड यूज करते हैं, जो कि है ASRS 8161, तो सर मेरा कोड यूज करके आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये जो सारा जो डिटेल फ्रेमवर्क है, ये अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सारे नोट्स वगैरह, सारे इंपॉर्टेंट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इवन जो करंट इवेंट्स वगैरह जो चल रहे हैं, करंट ट्रेंड एनालिसिस जो चल रहा होगा, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में मिलेंगी। तो एक बार ये कोड यूज करके कोर्स से जरूर गो थ्रू होइएगा, ठीक है। अब सर आते हैं कि सर पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो जैसे आपको बताया सर सेक्शन 1, 2, 3, 4, तो हर एक सेक्शन का एक सिलेबस है। तो सेक्शन 1 का जो मेन सिलेबस है आपका सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि जो भी आपका कल्चर क्या होता है, कल्चर, सिविलाइजेशन, ठीक है, आपका पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, आपका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी,
आपका रिलीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, इवन फील्ड वर्क वगैरह भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो मेन जो पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है इन चीजों के अराउंड रोटेट होता है। इस बार इन्होंने सा पेपर बनाने, इन्होंने बहुत बैलेंस बनाया। बैलेंस ऐसे बनाया, इन्होंने कोशिश की कि हर एक चीज से आ जाए। पहला जो हमेशा अक्सर इनका एक पहला क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड दिया जाता है। इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, भाई एंथ्रोपोलॉजी कैसे सर्विस ऑफ मैन, कैसे साइंस ऑफ मैन, कैसे एंथ्रोपोलॉजी में चेंज हुआ, एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंट फील्ड से रिलेशन। तो यही से करके अक्सर इसका पहला क्वेश्चन होता है। तो इसने वही 5 ईयर ट्रेंड फॉलो किया, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने वही एंथ्रोपोलॉजी के दे दिया। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, क्यों होलिस्टिक साइंस है, क्या इसका रिलेशन है लाइफ साइंसेज के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल था। अगर हमारा कोर्स देखे होते, कोर्स में तो हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें कराई थी कि भाई पहला क्वेश्चन इस चीज का प्रेडिक्टेबल रहती रहता है। फिर सर अभी तक ये लोग क्या पूछते थे, सेकंड क्वेश्चन में बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइब, और फिर बैंड, ट्राइब और कास्ट के बीच में पूरा डिफरेंस वगैरह। अब ये बेसिकली आप कोई बोलेगा सर ट्राइब, तो ये क्या ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी से था? नहीं, बेसिकली आप ट्राइब को ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी वाला भी यहाँ पे लिख सकते थे ट्राइब को डिफाइन करने के लिए। लेकिन जहां पे आपका बैंड और कास्ट और ट्राइब इन तीनों में डिफरेंस पूछा, तो आपको समझ में आना था कि भाई ये जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का है। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो इवन पृष्ठार ने डेफिनेशन दी कि भाई कैसे बैंड बनता है, बैंड से ट्राइब बनता है, ट्राइब से सिविलाइजेशन आता है, सिविलाइजेशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, कास्ट बेस्ड सोसाइटी बन जाती है। तो ये जो सारा डेवलपमेंट था, इवोल्यूशन था, ये वाला सारा आपको लिखना था यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हाँ भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन है ना। अब आप इसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाला आंसर लिख के आते तो आपको इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, ठीक। तो ये चीजें तो देखिए अभी तक ये लोग क्या करते हैं सर, ट्राइब कास्ट ये लोग सिर्फ 10-10 मार्क्स में पूछते थे, मतलब वो 12.5 वाले में पूछते थे। लेकिन एक बार इन्होंने पहली बार 50 मार्क का बना के दे दिया। तो देख रहे हैं कि ये लोग ट्रेंड पूरा बदल रहे हैं अपना, ठीक है। अब ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन रट लिए तो हो जाएगा ना भैया, कंसेप्ट आपको चाहिए। फिर तीसरी चीज आती है सर फील्ड वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट। फील्ड वर्क वाला अक्सर ये लास्ट 5 ईयर में देखेंगे आप 2 बार पूछ चुके हैं। तो एक बार 50 मार्क्स में टोटल फील्ड वर्क दे देते, कई बार कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते, कई बार इंपॉर्टेंस पूछ लेते, कई बार सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन पूछ लेते हैं। तो एक बार आपको फील्ड वर्क वाला पूरा बढ़िया से करना रहता है, ठीक है। फिर आपका फोर्थ वाले पे जाते, तो यही जो आपको अभी बताया था कि इसमें चॉइसेस रहती हैं 5 में से कोई भी चाहे। थ्योरी ऑफ एनिमिज्म आप बोलते हैं, हाँ भाई रिलीजन से एनिमिज्म, टाइलर वगैरह पूरा नाम लिखते, पूरा इवोल्यूशन बताते, बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते थे। क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप, मॉर्गन का क्लासिफिकेशन सर। रेसिप्रोसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से। फिर देख रहे हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ये वही फील्ड वर्क वाले चैप्टर से आपका आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। तो देखें जो आपको सारी चीजें बताई थी भाई, कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो हर एक से एक बार इन्होंने किया कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए। तो मतलब ये बहुत वाइड स्प्रेड कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस कवर करें। पहले क्या होता था, जैसे कई बार देखते थे कि ऊपर 50 मार्क्स वाले में भी कल्चर से क्वेश्चन है, यहाँ भी ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन कल्चर वाले टॉपिक से दे दिया। लेकिन अब इन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया। तो देख रहे हैं कि बीपीएससी बहुत स्ट्रेटेजिकली पेपर बना रहा है, ठीक है। तो आपको सर तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो सर उसी तैयारी के लिए अगर आप मूवीशाला ऐप पे हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम मेक श्योर किए हैं कि आपकी प्रिपरेशन एकदम कंसेप्ट वाइज एकदम राइट है। हमने सर जो हमारा कोर्स में आप देखेंगे तो आप हमारे वीडियोस वगैरह देखेंगे, जैसे हमने जो कोर्स पूरा कंप्लीट किया था, हमारा जो फोकस रहा वो इसी चीज पे रहा भाई बंदे को आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप एग्जाम रूम में ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ ये याद करके आना है, वो याद करके आना है, इसके बाद ये आना है ना, ऐसा नहीं। आप सब हेडिंग अप्रोच एकदम फॉलो करिए कि हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसकी डिमांड एकदम एक अलग रहेगी। तो डिमांड अलग रहेगी तो पहले सब हेडिंग की भाई इंट्रो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, सारी चीजें की लूप होल्स क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, इससे रिलेटेड सारी चीजें सब कुछ है ना। इसमें स्कॉलर्स नेम क्या है, इसमें ट्राइब्स कौन सी एसोसिएट है, इसमें किन ट्राइब्स का एग्जाम्पल आ सकते हैं, इसमें कुछ केस स्टडीज आ सकती हैं क्या, ये सारी चीजें। तो इससे क्या होता है सर, सब हेडिंग अप्रोच से आपका आंसर बकायदा रेडी होता है। तो हमने जो नोट्स लिखाए हैं एकदम डिक्टेट करके सर, एकदम सब हेडिंग अप्रोच में पूरे नोट्स ऐसे डिक्टेट किए हुए हैं कि आपका पूरा कोर्स कवर हो, एकदम हिंदी में आपको पूरा समझाया हुआ है, नोट्स आपको इंग्लिश में सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसका आपका ना आंसर रेडी फॉर्मेट का हमेशा रहेगा। एक बार अगर आप पूरा कोर्स कर लेते एकदम आप आंसर रेडी रहेंगे। जो भी कुछ भी नए टॉपिक आते हैं, कुछ भी करंट अफेयर आता है तो आपको नए वीडियोस ऐड मिलते जाएंगे सिलेबस में, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते। तो ये तो हम था हमारा सेक्शन नंबर 1। अब सेक्शन नंबर 2 है। तो सेक्शन नंबर 2 है जो आपको बताया था सर, तो सेक्शन नंबर 2 है मोस्टली हमारा ये वाला पूरा है कि एंथ्रोपोलॉजी जो बायोलॉजिकल बायोफिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उससे रिलेटेड है सारा। तो इसमें सर आपको सारा जेनेटिक्स, रेस और ह्यूमन इवोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे एप से इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें। तो पहला क्वेश्चन था एनाटॉमिकल फीचर और चिंपैंजी एंड मैन। तो आपको पूरा बताया था सर, अगर आप हमारे पूरे वीडियोस देखते हैं कोर्स के तो उसमें आपको पूरा चिंपैंजी और मैन का कैसा एनाटॉमिकल फीचर, इसमें हमने पूरा बताया सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, माइवर्ड की डेफिनेशन, डायग्राम्स वगैरह कैसे क्या बनाने, सारी चीजें। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते थे। फिर वही था एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। तो आदमी में क्या क्या चेंजेस आए इरेक्ट पोस्चर के कारण,
ठीक है। फिर आप पे वाली सारी चीजें बताते हैं, तो ये भी अच्छे से बताया हुआ था पूरे नोट्स में कि हाँ भाई 6 चेंजेस कैसे क्या आए थे, सारी चीजें। फिर वही आता सर, इज रेस अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, क्या रेस एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। एंड डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स फाउंड इन इंडिया, तो बहुत ही अच्छे से कराया हुआ था। गुहा का रेशियल क्लासिफिकेशन, फिर अपने इसका रिजले का रेशियल क्लासिफिकेशन, सरकार का क्लासिफिकेशन, किसी भी एक का आप क्लासिफिकेशन लिखते, फिर आप रेस का सारा बताते, रेस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है रेस की, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है कि नहीं। हमने इवन इसमें फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाया था, इवन रेस में हमने आपको स्कॉलर्स वगैरह भी बताया था कैसे आप WC बॉयड को यूज कर सकते हैं, इन्होंने रेशियल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन वगैरह दी थी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मार्क्स बच के एक आंसर बनाती। फिर आपका आता क्वेश्चन नंबर 8, फिर वही क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे वही हो जाता है कि इसमें वही आपकी 5 चॉइसेस थी, 5 में से आपको कोई भी 4 करनी थी। तो देखें वही नेगेटिव एलिमेंट, रेशियल एलिमेंट इन इंडिया, फिर ह्यूमन वेरिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, तो ये आपकी थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन हो जाते हैं, आपका वेरिएशन या आपका इवोल्यूशन आ जाता, ठीक है। तो ये सब आपके रेस वाले टॉपिक से रिलेटेड और रेशियल एलिमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली देख रहे हैं आपने कि यहाँ पे 2 चीजों पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया, एक तो रेस पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया, रेस से ज्यादा क्वेश्चन थे, और आपके जो इवोल्यूशन वाला जो था ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ एप से, तो उसमें सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और जो स्केटल चेंजेस आए थे ड्यू टू एक्सपोजर, ठीक। तो इसके लिए ये वाले क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल थे। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन देखते तो आपको दिख जाता कि हाँ भाई रेस और इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फिर आता सर सेक्शन 2B, यहां से हमें पता चलता है कि सर बीपीएससी कैसे अब पेपर जो है बहुत कंसेप्चुअल बना रहा है। अब वो पुराना रटा रटाया ज्ञान, पुराने जो आपके थ्योरेटिकल नोट्स है वो काम नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि देख रहे कल्चरल एवोल्यूशन, पहले वो बीपीएससी क्या पूछता ना, जो आपकी मेन थ्योरीज थी तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पूछ लेता था कि भाई एवोल्यूशनिज्म दे दिया, भाई इसी को आप 50 मार्क्स में लिखो, ठीक है। फिर वो आपको खुद ही डिफ्यूजनिज्म दे देगा और बोलेगा कि भाई 50 मार्क्स में लिखो, ठीक है। न्यू इवोल्यूशन दे देता, फिर वो पूछता न्यू इवोल्यूशन क्या है, ये सब क्या, मतलब एक एक पूरी की पूरी थ्योरी वो खुद ही 50 मार्क्स में पूछ लेता है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, 2 के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीजें तो देख रहे हैं कि कल्चर इवोल्यूशन क्या है और कल्चर डिफ्यूजन क्या है, इवोल्यूशन और डिफ्यूजन में अंतर क्या है, अभी कंसेप्चुअल चीज, ठीक है, ये पूछ लिया उसने। फिर यही चीज कि भाई इवोल्यूशनरी एंड डिफ्यूजनरी स्कीम जो है इनमें मेन डिफरेंसेस बताइए, मतलब देखें तो इसने दोनों स्कूल को एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया, इवोल्यूशनिज्म को भी और डिफ्यूजनिज्म को भी। तो आपको लिखना था, सारी चीजें लिखते हैं आप, ठीक है। फिर वही चीज सर क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी। कंपैरेटिव अप्रोच से अगर 5 साल में देखेंगे आप तो पिछले 5 साल में कई 2 बार क्वेश्चन पूछा था। कंपैरेटिव अप्रोच तो इनका मतलब फेवरेट क्वेश्चन टाइप का हो गया, कंपैरेटिव अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम सारे आपको बताए थे, हैरिस वेरिस का सारा नाम आना चाहिए, ठीक है। आप पूरा कुछ देखेंगे इसमें बहुत अच्छे से दिया, इवन अगर आप हमारे ये इसका सॉल्यूशन वीडियो भी पूरा बनाया हुआ 60 से बीपीएससी का, होपफुली वो भी जल्दी यूट्यूब पे जाएगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी उसमें। फिर देख रहे हैं, फिर यहाँ पे आएगा व्यूज ऑफ टाइलर एंड मेलिनोस्की व्हाइल पर्टेन टू कंसेप्ट ऑफ कल्चर। अब इसमें फिर से इसने 2 क्वेश्चंस को मिलाने की कोशिश की। पहले क्या होता था, प्रीवियस ईयर में बीपीएससी ने कई बार कंसेप्ट ऑफ कल्चर करके ही एक पूरा क्वेश्चन 50 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो इसमें आप पूरा कल्चर बताते, कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट डेफिनेशन की, जैसे कि टाइलर ने पहली डेफिनेशन दी थी, फिर मेलिनोस्की ने डेफिनेशन दी थी, टाइलर मेलिनोस्की की डेफिनेशन, फिर उसका फंक्शनल डेफिनेशन आ जाते कि मेलिनोस्की ने कैसे बायोकल्चरलिज्म दिया है, ठीक है, फिर आरसी ब्राउन ने कैसे दिया है, फिर सिंबॉलिक डेफिनेशन ऑफ लेस्ली वाइट आ जाते हैं, एनवायरमेंटल रिलेशन से जो डेफिनेशन दी है वो सारी पे आ जाते कि कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे करके आप डिफरेंट स्कॉलर्स का नाम लिख के डिफरेंट कल्चर वगैरह का बताते, फिर आप टाइलर मॉर्गन पे फोकस करके इन पे फोकस करते, ठीक है। जैसे इसने मेनली नॉन मटेरियल थिंग्स पे फोकस किया था, लेकिन मेलिनोस्की ने क्या बोला था, बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग। तो ऐसे करके तो एक ही डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। आप हमारे लेक्चर देखेंगे उसमें हमने सारी चीजें बहुत डिटेल में कवर करी हुई है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 सर, 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो लेटेस्ट है इन ट्राइबल मूवमेंट, पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच, वही हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म ऑफ फ्रेंच बुआस, कल्चर एरिया अप्रोच, ठीक है। डिफिनिशन के स्कूल में जो नहीं बताए थे, कल्चर एरिया, कल्चर मैक्सिमम, वही सारी चीजें। फिर स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, रिपीटेड क्वेश्चन है। साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक्स है, ये थोड़ा सा अलग पार्ट था लेकिन इसको आप स्किप कर सकते थे, आप बस कुछ आपको 4 लिखने थे। ये बेसिकली ऐसा आपके सिलेबस में नहीं दिया, डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक स्टडीज, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो इसको आप अपने जनरल नॉलेज से लिख सकते थे कि ह्यूमनिस्टिक स्टडीज कैसे उनके रीजन को स्टडी नहीं करता, वही चीजों को स्टडी करता। साइंस में हम लोग अक्सर प्रिंसिपल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है इसमें। फिर आपका आता है सर सेक्शन नंबर 3, है ना। फिर आपका आता है सेक्शन नंबर 3, तो सेक्शन नंबर 3 में हम बताते हैं कि सेक्शन नंबर 3 में क्या चीज आएंगे, तो सर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी विथ सुटेबल एग्जांपल्स। सेक्शन 3 बेसिकली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड होता है हमारा, कि ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें बेसिकली इंडिया ट्राइब्स वगैरह, ट्राइब्स की प्रॉब्लम वगैरह ये सारा पार्ट आ जाता है, और इंडिया का सोसाइटी, कल्चर, तो इसमें संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है।
तो आइए अब इसको देखते हैं कैसा क्या क्या आता है। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि इंडियन सोसाइटी पूरी पूछी कि भाई सोसाइटी में यूनिटी डाइवर्सिटी का क्या कंसेप्ट है सुटेबल एग्जांपल के साथ। ये बेसिकली आपका जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरल स्टडीज में आपने पूरा पढ़ा होगा इंडियन सोसाइटी के यूनिक फीचर, कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है, ये सारी चीज, तो ये सब आपका जीएस में कवर हो जाता। तो ये तो आपका हो गया भाई इंडियन सोसाइटी वाला। अब बात आती है कि सर ये आप तो जीएस का आंसर लिख के आप 5-6 पन्ने लिख देते, लेकिन फिर आपको इसको एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे देते, फिर आप बताते सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हमने क्या क्या पढ़ा है एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। तो आप सर क्योंकि ऐसे तो आप जीएस वाला आंसर लिख देते लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलते, फिर आप इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डालते कैसे कि भाई जैसे एलपी विद्यार्थी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स भी तो ही बोलता है, सॉरी एक्स है कि जगह जगह से लोग आते हैं, एक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं, फिर अपने कल्चर का आदान प्रदान करते हैं। तो देख रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिफरेंट रीजन, डाइवर्स रीजन एंड डाइवर्स लेवल ऑफ कल्चर के लोग आते हैं सेक्रेड कॉम्प्लेक्स में, वहां पे आके इनका यूनिफिकेशन होता है, फिर चीजों का आदान प्रदान होता है। तो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, डिफरेंट ट्राइब्स एंड डिफरेंट कास्ट है, लेकिन ऐसा वो हो गया कि इन दोनों के बीच में अब हम डिस्टिंक्शन ही नहीं बता सकते, क्यों, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन में एग्जाम्पल्स वगैरह दे सकते थे, तो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे सकते थे। फिर आता है पॉइंट एंड डिफरेंस बिटवीन वर्ना एंड कास्ट, ठीक है, एंड चेंजेस ब्रॉट इन बाय कास्ट सिस्टम ड्यू टू संस्काराइजेशन। अब देखें अभी तक बीपीएससी क्या पूछता था ना, सिर्फ और सिर्फ संस्काराइजेशन करके एक टॉपिक पूछ लेता था और उसको 50 मार्क्स या 12.5 वाले में पूछ लेता था, मतलब आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। लेकिन इस बार उसने एकदम थोड़ा अलग करके पूछ लिया कि भाई कास्ट सिस्टम क्या है, वर्ना क्या है, और कैसे संस्काराइजेशन में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो है वो पूछा। तो मतलब देखें आप थोड़ा सा आपको कंसेप्ट वाइज जाना पड़ेगा। वही चीज सर, डिस्कस द साइलेंट फ्यूचर पैलियोलिथिक कल्चर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार गैस किया जा सकता है। बेसिकली इसमें दिक्कत कहां पे आती है ना आर्कियोलॉजी में, कि पैलियोलिथिक कल्चर भी है, नियोलिथिक भी है, चैल्कोलिथिक भी है, ठीक है, मेसोलिथिक भी है, इसमें से कौन सा आएगा, सबके अलग अलग रीजन है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो वहां पे याद करने में दिक्कत होती है। तो अगर आप हमारा सिलेबस देखेंगे, हमारा कोर्स देखें, तो हमने बहुत अच्छे से पूरा चार्ट बना के सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, तो आपको बहुत बढ़िया से चीज समझ में आती है। फिर सर लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कमेंट ऑन 4 ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, ठीक है, इजिली डुएबल था, 12.5 मार्क्स में। नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एलपी विद्यार्थी का बहुत बढ़िया से आप डायग्राम वायग्राम बना के अच्छे से लिख सकते थे। अब देखें डोमिनेंट कास्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, अभी तक क्या होता था, वो सिर्फ जो सिलेबस में आपका टॉपिक लिखा है डोमिनेंट कास्ट, तो सीधा का सीधा डोमिनेंट कास्ट दे देता था। लेकिन अब क्या किया, चेंज कर दिया, कैसे, डोमिनेंट कास्ट विद रिस्पेक्ट टू बिहार, ठीक है। तो देखें मतलब आपको कंसेप्चुअली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये आप हमारा अगर नोट्स देखते तो हमने बहुत स्पेसिफिक कराया था डोमिनेंट कास्ट हर जगह, फिर बिहार के स्पेसिफिक डोमिनेंट कास्ट भी बताई थी कि भाई कौन सी बिहार के स्पेक्ट में, कुछ में कैसे यादव जो है वो कर रहे हैं डोमिनेशन, कहीं पे भूमिहार कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट कास्ट बिहार में एक मिथ है, तो क्यों है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई थी। फिर गांधीयन अप्रोच टू ट्राइबल प्रॉब्लम हमने बहुत अच्छे से सारी अप्रोच की हुई थी, ठीक है। फिर वही ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम जो भी आपको बताया था, ट्राइब कास्ट, लेकिन कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं रह गया अब इन लोगों के बीच में। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि बीपीएससी में थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट देख रहे हैं। शिफ्ट हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि भाई पहले जो रटा रटा आता था, अब वो लोग कॉन्सेप्ट वाइज देख रहे हैं। देखिए डोमिनेंट कास्ट नहीं पूछा, सीधा विद रिस्पेक्ट टू बिहार पूछा, ठीक है। ये जो था वर्ना इन कास्ट वाला, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से उसने पूछा कि भाई कास्ट सिस्टम में कैसे चेंज आ रहा है ड्यू टू संस्काराइजेशन। नहीं तो पहले सिर्फ संस्काराइजेशन हेडिंग डाल देता था, कई बार इस पे 12.5 नहीं तो 50 मार्क्स का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सोसाइटी, उसे पता है जीएस का टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ दे दिया भाई जीएस में आप एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे ऐड करोगे, ये आपके ऊपर था, ठीक है। वही सारी चीजें देखिए, जैसे ये आपको बताया था इवोल्यूशन और डिफ्यूजनिज्म, कैसे उन्होंने थोड़ा सा अलग करके पूछ लिया कि दोनों स्कूल को एक ही क्वेश्चन में उन्होंने मिक्स कर दिया, इवोल्यूशनिज्म को भी और डिफ्यूजनिज्म को भी, ठीक है। वैसे ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं, एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर इन मैन, ये कभी नहीं पूछा है, पहली बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। क्यों, क्योंकि अब वो देखा कि ये क्वेश्चन फेवरेट यूपीएससी और यूपीपीसी था, वो लोग देख रहे हैं आप सिलेबस से भी थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने अपने सिलेबस में से होलिस्टिक कवरेज किया हुआ है, ठीक। तो सर ये जो सारा डिस्कशन था ये आपने मूवीशाला ऐप के प्लेटफॉर्म पे देखा, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो हमने बस आपको एक हल्का सा एनालिसिस बताया, आप एक बार इस ऐप पे जाके मेरा कोड यूज करके आप 1-2 वीडियो देखें तो आपको पूरा डिफरेंस समझ में आएगा कि क्यों हमारा कोर्स मार्केट में सभी कोर्सेज से अलग है एंड वाई टू ट्रस्ट अस। ये सारी चीजें और बाकी आपको जो भी वीडियोस हैं वो आपको ASR IAS अकेडमी के चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर, देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।